प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। जय शनिदेव। दर्शकों, हमारे पास जब ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए लोग आते हैं, शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में जब हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख पर जब लोगों की कंसल्टेंसी रहती है, या फिर ऑनलाइन हर गुरुवार को जब रात में 9 बजे लोगों से कंसल्टेंसी होती है, तो लोगों के जो अधिकतर प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न सबके हो सकते हैं। उनको कैसे समझा जा सकता है, आज उस ज्योतिष की चर्चा करते हैं। लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी क्या पढ़ने हॉस्टल में जाएगी, हमारा बच्चा क्या स्टेट चेंज करके पढ़ेगा, हम इसे पढ़ाई के लिए कहीं दूर भेज सकते हैं क्या, 6वें स्थान 8वें स्थान और 12वें स्थान का जो एक अच्छा गणित है ये इससे संबंधित है। लोग कहते हैं कि हम विदेश यात्रा में कितने सफल होंगे, हम विदेश में रहना चाहते हैं, हम विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हमारे बेटे को विदेश में भेजकर पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा देश सही रहेगा, इसे किस उम्र में भेजें, कितनी शिक्षा पूरी होने के बाद हम इसे बाहर पढ़ने भेज सकते हैं, बाहर पढ़ने के योग हैं कि नहीं, हम घर परिवार छोड़ के कहीं बाहर बसना चाहते हैं, हम घर से अलग होना चाहते हैं, हम बच्चे को अपने से अलग भेजकर पढ़ाना चाहते हैं। ये तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते हैं और हमें उनका सही समाधान लोगों को देना होता है। तो आज हमने यही प्रश्न लिए हैं कि आप सबकी जानकारी हो कि कैसे हम ये गणित निकालते हैं कि इनका उत्तर बिल्कुल सही बैठता है। देखिए, चंद्रमा हमारी क्वालिटी है, चंद्रमा हमारी पहचान है और हर व्यक्ति की वही राशि होती है जिस राशि के ऊपर चंद्रमा बैठा होता है। हम बात कर रहे हैं चंद्र राशि की। याद रखिए, चंद्र राशि और सूर्य राशि 2 गणनाएं होती हैं, पर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की और चंद्र राशि की, जिसके आधार पर हम लग्न पत्रिका और चंद्र पत्रिका निकाला करते हैं। चंद्रमा को यदि हम सही तरीके से समझें तो वही हमारा व्यक्तित्व है और वही हमारा जीवन का निर्माण करता है, हमारी पहचान है, क्वालिटी है हमारी।
उससे हम देखते हैं कि हम कितनी दूर जाके बसेंगे, कहाँ जाकर हमारा कार्य व्यापार चलेगा और कहाँ जाकर हम शिक्षा लेंगे। और वही हमें आगे बताता है कि आगे हमारा नेटिव प्लेस हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस प्रश्न की जिसमें ये पूछा गया है, ये जानना चाहा है कि बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न में है, किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा द्वितीय स्थान पर है, तृतीय स्थान पर है, चतुर्थ स्थान पर है, किसी की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा माँ के घर में है, लग्न में है, कुटुंब स्थान पर है, तो ये मान के चलिए आप लाख कोशिश करिए उसे हॉस्टल में नहीं भेज सकते। उसकी शिक्षा हॉस्टल में रहकर नहीं होगी, उसकी शिक्षा उसी स्थान पर होगी जिस स्थान पर उसके माता पिता या कुटुंबीजन रहते हैं। वह स्टेट भी चेंज नहीं करेगा, वह हॉस्टल में जाकर भी नहीं रह सकेगा, वह वहीं आसपास रहेगा या अपने ही घर में रहकर शिक्षा पूरी करेगा। इसी प्रकार से हम अब यह जानते हैं कि कोई भी बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा। अब विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए भी हमें देखना होगा 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान। यदि किसी की जन्म पत्रिका में 6वें स्थान पर राहु केतु हैं, 8वें स्थान पर राहु केतु हैं या 12वें स्थान पर राहु केतु हैं, यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु की राशि 9 जिसे हम धनु कहते हैं, 12 जिसे हम मीन कहते हैं, 9 या 12 नंबर की जो राशि है वो 6वें पर है, 12वें पर है या 8वें स्थान पर है। इसके अलावा यदि 6वें स्थान पर गुरु बैठे हैं, 8वें पर गुरु बैठे हैं या 12वें पर गुरु बैठे हैं, उनकी राशि भी पड़ी है और वो भी बैठे हैं, तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर शिक्षा पाएगा। कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि वह कितनी दूर जाकर बसेगा, कितनी दूर जाकर पढ़ाई करेगा। उसके माता पिता अपने बच्चे को दूर भेजना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लग्न स्थान से चंद्रमा कितना दूर है। चंद्रमा जितना दूर होगा उतना दूर वो व्यक्ति अपने जन्म देने वाली माता से दूर होकर पढ़ाई कर सकता है, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर शिक्षा ले सकता है। इसके अलावा कई लोगों ने ये प्रश्न किया, क्या हम विदेश जा सकते हैं? क्या हमारा बच्चा विदेश जा सकता है? क्या हम विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं? क्या हम विदेश यात्रा में सफल हो सकते हैं? विदेश में व्यापार कर सकते हैं? अब मैं विदेशी रिजल्ट आपको बताती हूँ कि हम विदेश का रिजल्ट कहाँ से देखते हैं। हमारी जन्म पत्रिका का जो 6वां स्थान होता है, हमारी जन्म पत्रिका का जो 8वां स्थान होता है, हमारी जन्म पत्रिका का जो 12वां स्थान होता है, ये तीनों स्थान हमें विदेश को दिखाते हैं, विदेश यात्रा को दिखाते हैं। ये विदेश से संबंधित है, 6वां, 8वां, 12वां। अब तीनों स्थान पर हमें देखना है यहाँ कौन सी राशियाँ पड़ी हुई हैं। मान लीजिए 6वें स्थान पर कोई वृषभ राशि थी, अब उसके बाद में 8वें स्थान पर कर्क राशि आ गई। फिर आपने देखा कि फिर कोई एक ऐसी राशि आ गई जो कोई तीसरी राशि थी, वो 12वें पर आ गई। अब मुझे आपको ये समझाना है कि 6वें स्थान पर जो राशि है, क्या उस वृषभ राशि के शुक्र 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर बैठे हैं? कर्क राशि जो 8वें स्थान पर पड़ी है, क्या उसके स्वामी चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर बैठे हैं? 12वें स्थान पर जो राशि लिखी गई है, क्या उसके स्वामी ग्रह 6वें, 8वें या 12वें स्थान पर बैठे हैं? यदि ये 6वें, 8वें और 12वें स्थान के स्वामी आपस में यात्रा परिवर्तन करके बैठते हैं, कहीं इन तीनों घर में से कहीं भी बैठते हैं, तो वह व्यक्ति विदेश यात्रा योग लाता है, विदेश में पढ़ने का योग लाता है, विदेश जाकर बसने का योग लाता है। अब ये देखना है कि ये जो 3 स्थान हैं उसमें से कोई एक राशि का स्वामी
यदि इन तीनों स्थानों पर स्पर्श करता है या तीन में से यानी किसी भी स्थान पर स्पर्श करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो विदेश तो जाएगा पर विदेश में बसेगा नहीं, वो लौटकर वापस इंडिया आएगा, पर सफल है वो विदेश जाने में। यदि इन तीनों घरों में से दो राशियों के स्वामी वहाँ छठवें, आठवें, 12वें दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि विदेश में जाकर रहने के भी योग हैं। कुछ सालों रहेगा, कमाएगा, जीवन यापन करेगा, सफलता पाएगा। इसके अलावा छठवें, आठवें और 12वें घर के स्वामी, तीनों ग्रह के स्वामी, यानी तीनों जो घर है, छठवां घर उसके स्वामी, आठवां घर जो राशि पड़ी है उनके स्वामी, 12वें घर में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी, तीनों इन तीनों जगह पर कहीं ना कहीं विराजमान है। चाहे तीनों छठ में बैठे हों, चाहे तीनों 8 में बैठे हों, चाहे तीनों 12 में बैठे हों, और चाहे एक घर में 2-3 बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये अदला बदली करके भी इन तीनों घरों में बैठे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति वहाँ जाएगा ही जाएगा, रहेगा ही रहेगा, वहाँ लंबे समय तक रहने के कारण वहाँ उसका ग्रीन कार्ड भी बन जाएगा, यानी वो वहाँ का निवासी भी बन जाएगा। वो वहाँ पर अपनी पहचान बना लेगा, उसकी संतान भी फिर वहाँ जन्म ले लेगी और वो भी स्थायी निवासी वहाँ की कहलाने लगेगी। यदि इन तीनों स्थान के ग्रह स्वामी, इन तीनों स्थान के राशि स्वामी ये यात्रा परिवर्तन पर बैठते हैं, परिवर्तन करके बैठे हैं, साथ में कहीं राहु या केतु भी इन तीनों घर में से कहीं बैठे हैं, समझिए कि पहले ये समझा था कि छठवें, 8वें, 12वें घर में पड़ी हुई राशि के स्वामी आपस में यात्रा, आपस में स्थान, आपस में परिवर्तन करके कहीं भी बैठे हैं, पर यदि इसके साथ साथ राहु या केतु भी इन स्थानों पर बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति कभी भी विदेश छोड़कर वापस अपने देश नहीं आएगा। वो स्थायी रूप से अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहेगा, और इतना ही नहीं, अपने कुटुंब परिवार के कई लोगों को वो अपने देश से वहाँ बुलाएगा, बसाएगा, उनको भी रोजी रोटी देगा और उनकी भी मदद करेगा, उनको भी रहने के लिए वो प्रोत्साहित करेगा। है ना मजे की बात? पर शर्त यह है, इसे सही तरीके से समझना चाहिए, सही तरीके से देखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के वीज़ा जल्दी लगते हैं जो व्यक्ति इन छठवें, 8वें, 12वें घर की यात्रा जब उन ग्रहों की उस जगह से चले और वीज़ा अप्लाई करे, या राहु केतु की परिक्रमा छठवें, 8वें, 12वें चले और वो वीज़ा को अप्लाई करे। जब हमारे पास लोग पूछने आते हैं हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, क्योंकि कनाडा का वीज़ा हो या यूएसए का वीज़ा हो, ये बड़े कठिन वीज़ा हो गए हैं। बाकी तो फिर भी आप यात्रा के हिसाब से कहीं ना कहीं से वीज़ा लगाने में सफलता पा लेते हैं, पर ये 2 जगह की जो वीज़ा है, ये यहाँ कहीं कोई सोर्स नहीं चलता। यहाँ पर आपको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ या तो आपका भाग्य काम करता है या आपकी पात्रता काम करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसका गणित निकालते हैं और कहते हैं कि आपके भाग्य में विदेश में जाना है, पढ़ना है या जॉब करना है या बसना है या कंपनी आपको भेजेगी तो वीज़ा लगेगा या स्टूडेंट वीज़ा लगेगा, पर कब लगेगा इसका डिसीजन देने के लिए हम राहु और केतु की परिक्रमा का इंतज़ार करते हैं या फिर शनि की 7.5 का इंतज़ार करते हैं। हमने देखा है कि कभी भी किसी की षष्टमेश की महादशा, अष्टमेश की महादशा और द्वादशेश की महादशा ये उसे विदेश यात्रा योग देती है। कभी भी किसी को भी षष्टमेश में अष्टमेश की महादशा, अष्टमेश में षष्टमेश की महादशा या षष्टमेश अष्टमेश में द्वादशेश की महादशा हो, तो वह व्यक्ति विदेश में जाके पैसा कमाता है और विदेश में जाके नाम भी कमाता है, कोई पुरस्कार भी लेकर आता है और विदेश यात्रा योग बनाता है। तो हम हमेशा लोगों की जन्म पत्रिका पर अध्ययन करते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम लोगों की जन्म तारीख और जन्म स्थान को लेकर जब गणित निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस गणित के हिसाब से वर्तमान समय में उसे
कौन सी डेस्टिनी पर काम करना है, क्या उसकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, 8 नंबर पर चल रहा है वो, 9 नंबर पर चल रहा है, या 1 नंबर से स्टार्टिंग चल रहा है। जब हम देखते हैं कि प्रेजेंट जीवन, प्रेजेंट समय उसका आज की स्थिति के अनुसार, आज के सन के हिसाब से, उसकी जन्म तारीख और जन्म स्थान और जन्म महीने की मैचिंग के हिसाब से जो न्यूमरोलॉजी में उसका 1 2 3 4 का जो नंबर निकल रहा है, वो कौन सा उसके लिए सीढ़ी का काम कर रहा है, वो कौन से स्थान की सीढ़ी पर जा रहा है। 8वें पर जा रहा है तो बेहद समृद्धि पाने के लिए वो तैयारी कर रहा है, 9वें पर जा रहा है तो अब शिखर पर पहुंच गया है, 1 पर आ रहा है तो चेंज ऑफ डेस्टिनी। हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर उस व्यक्ति का वर्तमान समय में न्यूमरोलॉजी पर क्या समय चल रहा है। जो न्यूमरोलॉजी बताएगी वो उसका उत्तर निकलेगा। हस्तरेखा में भी यही विज्ञान काम करता है कि आपकी जो भाग्य रेखा है, आपकी जो बीच में चलने वाली शनि लाइन है, वो केतु पर जाती है या केतु से हट के चंद्रमा को टच करती है। मैंने हस्तरेखा विज्ञान पर 2016 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम लिखा था हस्तरेखा में छुपा विज्ञान या छुपा हुआ भविष्य। वो किताब बहुत चर्चा में आई। न्यूमरोलॉजी के ऊपर में भी मैंने अंक ज्योतिष की एक किताब लिखी, वह भी चर्चा का विषय बनी। आधी इंग्लिश में थी, आधी हिंदी में थी। तो न्यूमरोलॉजी की भी यदि बुक आप पढ़ते हैं या हस्तरेखा में छुपा आपका भविष्य आप पढ़ते हैं तो मैं समझती हूँ आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अमेज़ॉन पर हमारी सारी बुक उपलब्ध हैं, आप उन्हें ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। हमने जो आज आपको सिखा रहे हैं वैसा ही ज्योतिष सीखने के लिए 2016 में एक बुक मार्केट को दी जिसका नाम है सीखिए ज्योतिष बनाइए भविष्य। लोगों ने उसे बहुत सराहा और लोग पढ़कर ज्योतिष भी बने। इसी तरीके से एक बुक हमारी बहुत चर्चित रही, वो हमने 2009 में ओपनिंग की थी। 2009 में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के हाथ से प्यारेलाल जी ने और बहुत सारे जो बॉलीवुड स्टार थे उन्होंने बम्बई के सम्मुखानंद हॉल में उस पुस्तक का विमोचन किया था। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर लोगों ने उसे बहुत सराहा। शनि शांति उपाय इस नाम से वो बुक थी, देश विदेशों में वह बुक फेमस हुई। तो इस प्रकार की वो 2009 से अमेज़ॉन पर मिल रही है। तो इस प्रकार से जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं, जिन्हें आप मंगा सकते हैं और जिनके माध्यम से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। क्योंकि इतने कम समय में इतनी ज़्यादा प्रशिक्षण से जोड़कर आपको नॉलेज दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर साहित्य हमारे घर में रहता है तो हम उसका कभी भी किसी भी समय और कितने भी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम विदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विदेश में हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें सोचना है और इस पर हमें सही डिसीजन लेना है जिससे बार बार हम वीज़ा को लेकर परेशान ना हों। कई लोग हमारे पास आते हैं और आने पर एक प्रश्न करते हैं। उनका एक प्रश्न रहता है कि ये परिवर्तन योग क्या रहता है। परिवर्तन योग के बारे में वो जानना चाहते हैं। मैं सच कहूँ ना, कितना भी बड़ा राजयोग हो, कितना भी बड़ा उच्च के शनि का, उच्च के मंगल का, उच्च के बुध का, उच्च के सूर्य का आपको योग हो, आप उतने ज़्यादा जल्दी कामयाबी या रिजल्ट लेने वाले व्यक्ति नहीं बन पाते जितनी ज़्यादा बड़ी कामयाबी एक परिवर्तन योग दे सकता है। यदि परिवर्तन योग है और उच्च के ग्रह का भी यदि योग है या अच्छे ग्रह का भी योग है या शुभ योग है और परिवर्तन योग है, तो आपको आश्चर्य होगा वह व्यक्ति देश में, समाज में, राष्ट्र में तो नाम कमाएगा ही और बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, क्योंकि भाग और कर्म दोनों एक साथ उसको सपोर्ट करेंगे। परिवर्तन योग महात्मा गांधी को था जो राष्ट्रपिता कहलाए।
हमने जब ज्योतिष का प्रशिक्षण लोगों को दिया और कोरोना काल में 2 साल तक हमारी ऑनलाइन क्लासें चलीं, हमने इसे उन सब की पत्रिकाओं से सिखाया जिन जिन को ये परिवर्तन योग था और बताया कि ये कितना प्रभावशाली है। छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल। आपकी जन्म पत्रिका में ये जो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, जहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, अब एक उदाहरण, मेष राशि के स्वामी मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल कहीं बुध की राशि पर बैठ गए। मान लो बुध की 2 राशियां होती हैं, एक राशि होती है बुध की कन्या और एक राशि होती है बुध की मिथुन। एक छोटा सा उदाहरण, ये ऐसे ही मैं काल्पनिक उदाहरण आपको दे रही हूँ कि मेष राशि के स्वामी मंगल यदि बुध की मिथुन राशि पर या बुध की कन्या राशि पर बैठे थे, जन्म पत्रिका किसी के सामने हो। अब बुध जो हैं, जो कन्या राशि या मिथुन राशि के स्वामी हैं, वो जाकर मेष राशि में बैठ जाए, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। मंगल बुध की राशि पर बैठे और बुध मंगल की राशि पर बैठे, यानी जो ग्रह जिसकी राशि पर बैठ रहा है उसका स्वामी वो उसकी राशि में बैठ जाए, अदला बदली कर ले। चाहे वो किसी भी ग्रह से अदला बदली करे, चाहे शनि मंगल की राशि पर बैठे, मंगल शनि की राशि पर बैठे, चाहे सूर्य चंद्र की राशि पे बैठे, चंद्रमा सूर्य की राशि पे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राशि है उसका स्वामी जिस जगह जाके बैठता है, उस बैठने वाली राशि वाला स्वामी उसके खुद के घर में जाके बैठे, दैट इज परिवर्तन योग। और ये परिवर्तन योग महाराज योग, अपने आप में भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाला योग। मैंने देखा है जितने लोगों को भी ये परिवर्तन योग था, मैंने 10 साल 12 साल 15 साल पहले भी उनकी जन्म पत्रिका में वो जो लिख के दिया, वो कल्पना नहीं कर पाए क्या ऐसा भी हो सकता है, और वो शिखर पर पहुँचे, अपने क्षेत्र के सबसे बड़े नामी व्यक्ति बने, अपनी फील्ड में बहुत नाम कमाया, कई लोगों ने तो राष्ट्र में नाम कमाया। इसलिए हमें समझना है कि कोई भी एक योग हमारी जन्म पत्रिका में होगा तो राजयोग से कम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका कोई ग्रह उच्च का हो, जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह आपका पंच महापुरुष योग बनाता हो, जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह आपका परिवर्तन योग बनाता हो, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह आपका बहुत बलवान हो और बहुत अच्छी जगह पर विराजमान हो और बहुत शुभ योग में देता हो, जैसे महालक्ष्मी योग है, जैसे लक्ष्मी योग है, जैसे धन लक्ष्मी योग है, जैसे आपका गज केसरी योग है। ऐसे तमाम प्रकार के योग बनते हैं, पर कोई भी एक योग भी यदि हुआ, उस एक योग को भी आपको फलित करना आ गया, योग जो है उसे फलित करने वाला व्यक्ति चाहिए। यदि योग को फलित करने वाला व्यक्ति मिल गया, यानी आपको राजयोग है, पर आपको नहीं मालूम कि इसके राजयोग का बंद ताला कैसे खोलूं, आपको राजयोग के मार्ग ही नहीं मालूम। भगवान ने भाग्य दे दिया, पर आपने वो कर्म ही नहीं किया जिस कर्म को करने से भाग्य के दरवाजे खुलते थे। तो भाग आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, चला जाएगा, आप सोते रह जाएंगे, कर्म का फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है सही समय पर सही मार्गदर्शन, और सही मार्गदर्शन का सही बेनिफिट और सही समय पर चलना आना चाहिए। डिसीजन लेने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे यही मार्गदर्शन है कि आप जो भी ज्योतिष को जानते हैं और मानते हैं और विश्वास नहीं रखते हैं या रखते हैं, आपको किसी भी डिसीजन में विलंब नहीं करना चाहिए। और ज्योतिष पर विश्वास नहीं रखने वाला तो सब्जेक्ट ही नहीं है, यह तो बात ही नहीं है। क्योंकि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो वेदों में ज्योतिष को वेदों की आँख कहा गया है, जो ज्योतिष के मार्गदर्शन के माध्यम से दुनिया के भविष्य को दिखाता है। इसलिए नहीं मानने वाला तो कोई शब्द ही नहीं है। हमने जब वेदों को पढ़ा तो हम भी ज्योतिष पर विश्वास करने लगे। हमने भी कभी ऐसा ही सोचा था कि
ज्योतिष से कैसे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। पर जब सही माने में हमने चारों वेदों के अध्ययन से अपने आप को जोड़ा और इसके ऊपर में हमने वीडियो बनाए, इसके ऊपर में हमने ऑडियो बनाए, इसके ऊपर में लोगों को प्रशिक्षण दिया, तो वेदों के ज्ञान ने हमें ये सिखाया कि वाकई में ज्योतिष हमारे लिए कितना उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र को सीखने और जानने के बाद में हमें सही माने में समझ में आया कि ज्योति धन शास्त्र, अंधेरे में ज्योति दिखाने वाला ये वो शास्त्र है जो आपको कहता है कि आप इस रास्ते पर जाएंगे तो रास्ता सही है, मंजिल जल्दी मिलेगी, और इस गलत रास्ते पर जाएंगे तो भटक जाएंगे, गिरेंगे, अंधेरा मिलेगा, आप संघर्ष करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसलिए चुनाव आपका है कि सही समय में हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। पूरे अंधेरे हॉल में यदि एक छोटी सी ज्योति दिया जला दिया जाए, टॉर्च जला दी जाए, तो आपको मालूम है पूरे हॉल में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी और रोशन हो जाएगा वो हॉल। आप गिरेंगे नहीं, आप सही दरवाजे के रास्ते जाएंगे, किसी चीज़ से टकराएंगे नहीं। यही तो ज्योतिष का मार्गदर्शन है। बस सच्चा ज्योतिष चाहिए, सच्चा ज्ञानी चाहिए, जिसके अंदर में साधना शक्ति हो, जिसकी वाक शक्ति हो, जो सही मायने में ईश्वर पर भरोसा रखने वाला हो, जो सही मायने में लोगों को जीवन संवारने के लिए अपने अंदर में अपने इष्ट देवता की शक्ति उतार कर बैठा हो। ऐसे व्यक्ति जब आपके जीवन में आते हैं तो याद रखिए कि जब आपके ज़िंदगी में कोई भी संत आता है तभी आपके जीवन में बसंत आता है। जब तक आपके ज़िंदगी में कोई महात्मा नहीं आते तब तक आपकी ज़िंदगी, आपकी आत्मा परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती। इसलिए याद रखिए कि जब जागे तभी सवेरा, जब अवसर मिले, जब हमें मौका मिले, जब कोई जगाए, जब कोई सही मार्गदर्शक मिले, सही गुरु मिले, सही सत्संग मिले, उसका अवसर का लाभ हमें ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। ये हमारा आपसे आग्रह है। और अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट, और आपके प्रश्न और आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, उन्हें हमें भेजते रहिए। जय शनिदेव।
बाबा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।